नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल 5वें चरण की तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया। बनगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 4 चरणों की इन 380 सीटों में से बीजेपी 270 पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। अमित शाह ने आगे कहा कि अब आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अब सवाल उठता है कि गृह मंत्री के बयान के मायने क्या हैं और इस बयान का विपक्ष पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल 5वें चरण की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और हर हाल में वो वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा कर दिया। बनगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे सियासी गलियारों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव में 380 लोकसभा सीटों का चुनाव पूरा हो चुका है और इन 380 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 270 पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। अमित शाह ने आगे कहा कि बीजेपी और एनडीए का अगला लक्ष्य 400 सीट पार करने का है। इसके अलावा उलुबेरिया में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक है। बंगाल के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अमित शाह के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बयान देकर शाह ने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बना दिया है। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो देखिए, अमित शाह ने जो दावा किया है, हालांकि नेता अपनी अपनी तरफ से दावे तो करते ही हैं और वही एक बार फिर से अमित शाह ने दावा किया है। इस दावे में हकीकत क्या है ये पता चलेगा 4 जून को। अभी की स्थिति आप यही समझें कि 380 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और इस पर जो दावा है जीत का, वो अमित शाह ने 270 सीटें जीतने का दावा कर दिया। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 272 का है उसे बीजेपी ने छू लिया है, ये अमित शाह ने दावा किया है। देखिए, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 3 चरण के मतदान होने बाकी हैं। 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है और उससे पहले अमित शाह ने एक बड़ा दावा पश्चिम बंगाल में कर दिया कि 270 सीटें हम जीत चुके हैं और अब 400 पार करने का जो हमारा नारा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस दावे में हकीकत क्या है, ये हकीकत तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक तरीके से कहें तो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो विपक्ष पर बनाने की कोशिश है। इस दबाव का असर क्या होगा ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अभी एक बार फिर से बयानबाजी का दौर जो है वो जरूर शुरू हो गया है।
तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी बहुत स्वागत आपका। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी बहुत स्वागत आपका। ज़ेबा खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ज़ेबा जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। विजय शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। विजय जी सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे कि ये 270 पार कर चुके हैं आप लोग, ये कैसे? नमस्कार। देखिए, इसको समझने के लिए आपने देखा होगा इलेक्शन से काफी समय पहले हम चुनाव में लग गए थे और हमने वो सीटें चिन्हित की थी जहां हम 2019 में नहीं जीत पाए थे और उनको कैसे जीता जाएगा, वहां किस तरह का काम किया जाएगा, किस तरह की केमिस्ट्री बैठाई जाएगी, उस पर हमने वर्क किया। और एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग है जो लाभार्थी वर्ग है, जिनको हमने हर तरह से सहायता प्रदान की है, चाहे कोविड काल हो चाहे सामान्य काल हो। उसमें गरीब का, किसान का, युवा का, नारी का, आदिवासी का, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हमने लाभ देने की कोशिश ना की हो और लास्ट पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी हमने लाभ पहुंचाया है। तो उसी का नतीजा है कि आज जो ये हमारे अमित शाह जी ने आंकड़े दिए हैं वो जमीनी फीडबैक के आधार पर दिए हैं, क्योंकि हम निचले लेवल तक भी, पन्ना प्रमुख तक भी जाते हैं। तो उसके आधार पे हमने फीडबैक लिया और लोगों के रुझान आए, जिस तरह की वोटिंग हुई, जिस तरह के लोगों ने बताया, तो उससे आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता ने हमें बहुत अच्छे रूप में आशीर्वाद दे दिया है और हमने 270 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे। ये तो ठीक है कि हमने वोटर्स को खींच करके लाने की कोशिश की और मतदान केंद्रों तक वोटर्स आए, लेकिन वोट किससे डाला ये कौन जानता है? क्योंकि आजकल के मतदाता से तो मीडिया वाले भी जब पूछते हैं तो बोलते कुछ हैं और होता कुछ और है। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। देखिए, आप कुछ समय के लिए जाते हो, जैसे कांग्रेस पार्टी पार्ट टाइम वो पॉलिटिक्स करती है, हम 24 घंटे जमीनी लेवल पे काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। रुझान से पता चल जाता है, आराम से पता आप लगा सकते हो। अगर आप जमीन पे जाओगे तो एक तरफा माहौल है। ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, ये तो सिर्फ अपना एक खाना पूर्ति कर रहे हैं सीरियस तौर पे। इनका कोई दूर दूर तक भी वास्ता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखेंगे कि पूर्वांचल में हम जो सीटें नहीं जीत पाए थे, अब की बार हमने किस तरह से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से जो लगाया, अमित शाह जी ने लगाया, उससे पहले हमने तैयारी की है। वहां अपना ओपी राजभर जी के साथ हमने समझौता किया है। तो इस तरह से हमने सीटें चिन्हित की है, होमवर्क किया है और अपना काम किया, मेहनत की है। जनता के बीच में रहे हैं हम 5 साल और उस आधार पे हम बता सकते हैं कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलने जा रहा है। ठीक है ज़ेबा जी, अब 270 अगर अभी ही बीजेपी के पास और एनडीए के पास जा रहा है तो फिर आगे तो वो 400 पार का नारा जो वो दे रहे हैं वहां के करीब वो पहुंच रहे हैं, फिर आपके लिए मुश्किलें हैं। 270 पार सही में आ रहा होता तो हर रोज फूल जुलूल बयान देने की जरूरत नहीं होती। तो ये रोज फूल जुलूल जो बयान दे रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी उठाते हैं, कभी टेम्पू भर के पैसा आता है, कभी मंगलसूत्र कोई छीन रहा है, कभी आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जा रहा है। ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। हमारे मैनिफेस्टो से डर गए हैं ये। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 1 जुलाई से गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की सबसे जो बड़ी महिला होगी उसके अकाउंट में खटाखट 8500 रुपए आएंगे। इस बात से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 15 अगस्त से जो 30 लाख जो सरकारी पद है जिस पर भर्ती नहीं की गई है लोगों की, युवाओं की, उस पर काम शुरू हो जाएगा, उस पर भर्ती होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, सरकारी नौकरी। 15 अगस्त से ये हमारा वादा है। हमारा वादा है महिलाओं को 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। हमारा वादा है किसानों को एमएसपी मिलेगी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार, और जो श्रमिकों को कम से कम 400 रुपए वेतन मिलेंगे। नहीं ज़ेबा जी, जैसे 8,500 खटाखट आपने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 8,500 खटाखट चले जाएंगे, वैसे ही उन्होंने मंच से एक बात ये भी कही थी कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि एक झटके में कैसे, तो वो बोले कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, राहुल गांधी जी में और पूरे भाजपा में फर्क है। ये लोग देखिए 2014 में ही जो अपना सबसे पहला मैनिफेस्टो और चुनाव में वादे करके आए थे, 5 वादे इन्होंने किया था।
किसी पर खरे नहीं उतरे, सब खुला निकला। तो अब जो वादे करेंगे वो कैसे? कांग्रेस पार्टी का वादा है, इंडिया गठबंधन का वादा है, राहुल गांधी जी का वादा है, जो सच्चा वादा है। नहीं तो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। स्वामीनाथन की अब बात आप कर रहे हैं। अब रिपोर्ट आई 6 में, 14 तक आपकी सरकार थी, चाहते तो हो सकता था लागू, नहीं हुआ। चलिए अब तो कर रहे हैं ना। अच्छा। अब तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने 10 सालों में जो पहले भी वादा करके ऐसे कुछ भी नहीं किया। अब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होती है देश की जनता। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता देश की जनता रही है या पूंजीपति मित्र रहे हैं? हर चीज पूंजीपति मित्रों को मिला है। पूरा देश बेच दिया, देश की जनता की चिंता करके कोरोना काल में किया क्या? जो कोरोना काल पहला लॉकडाउन था, प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे हैं, देश ने देखा है। और कोरोना काल के बाद जो समय मिला जिसमें आप मेडिकल सुविधाओं को सही कर सकते हैं, उसको आपने इलेक्शन में लगा दिया। और जब दोबारा डेल्टा वायरस आया तो गंगा में लाशें बही हैं, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे हैं। ये रहा है प्रधानमंत्री का, ये है देश की जनता के लिए चिंता। रविंद्र जी, अगर एनडीए और बीजेपी 270 अगर इन्हीं 4 चरणों में पहुंच चुकी है, और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी बीजेपी 80 सीटों का दावा कर रही है, तो फिर आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। असल में दावा तो प्रशिक्षित किया जाता है बैठकों में भी, के द्वारा भी। दावे का तो महत्व नहीं है। ये ज्ञान है अमित शाह जी का, क्योंकि वरिष्ठ एमएलए रहे अनेक बार साथ, एक बार राज्य के एक बार देश रहे, बोल रहे हैं 270 सीटें पर बहुमत हासिल कर लिया है। उनको ज्ञान में अपनी वृद्धि करनी चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संसद में 270 सीटों पे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है। इतना मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये लोग। अरे 270 अभी की स्थिति, उन्होंने ये कहा है कि 270 सीटें पाके हम पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं। आगे आते हैं, चलिए। अब रुझान भी स्पष्ट हो रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कह दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजादी में बहुत बड़ा अहम रोल था। पीएम जी ने, प्रधानमंत्री ने पटना साहिब में जाके, मुझे लगता है जो किसानों की शहादत हुई, जो पीलीभीत में किसान भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थयात्रियों को, सिख तीर्थयात्रियों को मरवाया था, तो वहां जाके प्रायश्चित कर लिया। काशी जी में आके प्रायश्चित कर लिया कि 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिर गिरवाए थे वहां पे, वहां भी प्रायश्चित कर लिया। अभी 1 महीना पहले वित्त मंत्रालय में आग लग गई थी, गृह मंत्रालय में आग लग गई थी, आज लग गई आईटीओ में आग, इनकम टैक्स ऑफिस में। ये सारे रुझान आ रहे हैं विदाई के। इस विदाई के प्रति पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उस पर से घोषणा कर रखी है राहुल जी ने, सरकार बनते ही पीएम केयर फंड के सहित उन सारी फाइलों का खोलेंगे, जिसको इन्होंने अपने कारपोरेट को सौंप दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, पिछली बार गलती कर दिया हमने, इस बार गलती नहीं करेंगे। जो मुकदमे वापस लिए गए हैं वो सब मुकदमे चलेंगे। तो ये मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि कोई जनता का मुद्दा नहीं, कोई जनहित का मुद्दा नहीं। जो सरकार 10 साल, जो व्यक्ति 10 साल चाहे मुख्यमंत्री ले चाहे प्रधानमंत्री कर ले, अपनी उपलब्धियां गिनाता है, एक भी उपलब्धि गिनाने को नहीं है। जबकि इन लोगों ने गारंटी, ये सब कार्य योजना अगर आपने तैयार की हुई है तो फिर चेहरा भी तय हो गया होगा। तो चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चेहरा कौन होगा फिर? देखिए, हम लोग संसद में जो संसदीय प्रणाली है और संविधान से चलती है उसमें विश्वास रखते हैं। उस व्यवस्था में चेहरा निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान के प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना, चेहरा तो एक ही होगा। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सबको फायदा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो अफवाह फैलाते हैं इनको भी फायदा हो जाएगा। जो प्रणाली है हमारे संविधान में कि सांसद लोग जिसको नेता चुन लेते हैं वो भी सांसद ही रहता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है प्रधानमंत्री चुनने की पहले से, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की। तो हम उस प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। जैसे 2000 में चुन के आए थे हम लोग, अलग अलग सिंबल पे लड़े थे, अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ लड़े थे, सरकार बनाई थी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसी तरह से फिर करने जा रहे हैं।
नहीं, इसे जरा स्पष्ट कीजिएगा। ये हर कोई जानता है कि जो सांसद चुन करके आता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो कोई एक ही बनेगा ना, हर सांसद प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया है संविधान में कि जब चुन के आएगी तो एक बैठक होती है सांसदों की, जैसे 2004 में बैठक हुई। तो राहुल गांधी चेहरा नहीं होंगे। मैं सर कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। हाँ। 2004 में हम लोग चुन के आए, हमारी संसदीय बैठक हुई, हमने कहा श्रीमती सोनिया गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे। फिर हम लोगों ने बैठक की, कहा कि मनमोहन जी बनेंगे, तो मनमोहन जी बन गए। या ऐसी ही संवैधानिक व्यवस्था है। और पहले से घोषित करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, पहले अगर चेहरा घोषित होता है तो फिर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या है। जी चलिए, ठीक है जी, ठीक है। 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे आपके चुनाव से पहले ही। 2017 का जो उत्तर प्रदेश चुनाव था, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो पहले ही थे, चुनाव से पहले ही थे या नहीं? ये किसी ने भी कहा होगा। हाँ। हमारी जो समाजवादी पार्टी थे या नहीं सर? नहीं, हमने कोई घोषणा नहीं किया था। हम जीत के आते, फिर जाते, चुनते, बन जाते। ठीक है, जल्दी से इस पे ठीक है विजय जी, इस पे जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं राजलक्ष्मी जी के पास जाता हूँ। जी जी जी, देखिए इन्होंने बड़ी हास्यास्पद बातें की हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व इलेक्शन लड़ा जाता था और वो चीफ मिनिस्टर बनते थे। यही अखिलेश का हुआ, यही आप दूसरी पार्टियों के देखेंगे। ये तो इन्होंने, जनता को तो पता होना चाहिए कि मेरा कैंडिडेट कौन है, मैं किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रही हूँ। तो ये तो इन्होंने बड़ी एक अजीब सी बातें कर दी। चलो, इसका क्या है, अब ये मोहन भागवत जी का बात बोलते हैं कि उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम कौन होते थे? महात्मा गांधी, जिनको आप झुटलाते हो। उनकी जब मृत्यु हुई थी तब भी उन्होंने बोला था हे राम, उनकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम। ठीक है, तुमने राम भक्तों पे गोली जरा सा मैं आपको रोक रहा हूं, आप बात पूरी कीजिएगा। इस समय दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि इस समय दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए, ये बड़ी ही दिलचस्प सी तस्वीर है। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके मुद्दे को लेकर बीजेपी इस समय प्रदर्शन कर रही है। तुमको आना होगा। केजरीवाल इस्तीफा दो। महिलाओं का ये अपमान, महिलाओं का ये अपमान। तो देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी की महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता, मारपीट की बात सामने आई थी सीएम आवास के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उन्हीं पे आरोप लगा है। कल आम आदमी पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। बहरहाल, अब वापस चर्चा की ओर रुख करते हैं। विजय जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं राजलक्ष्मी जी के पास जाता हूँ। जी, तो ये वो महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी जिसमें उनकी समाधि पे भी हे राम लिखा हुआ है। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले लोग हैं। किस तरह से इन्होंने गोली चलवाई। दूसरा, इन्होंने बात की है पीएम केयर फंड की। तो हमारे यहाँ तो टाटा, जिसके ऊपर आज तक उद्योगपति है, जिनका आज तक कोई उंगली नहीं उठी है, अगर इनकी बातें करें तो सोनिया गांधी किस कैपेसिटी में थी, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर।
और इनके तो इतने घोटाले हैं, आज भी इनके जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, वो बेल के ऊपर है। तो भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नजर आता है, इस चश्मे को उतार दें, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने तथ्य पर आधारित बात कीजिए, ये कहते हैं एमएसपी की। तेलंगाना में इनकी सरकार है, कर्नाटक में और हिमाचल में, बताओ आपने क्या एमएसपी दिया है? हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं आज की डेट में। तो ऐसी बातें ना करें, बरगलाए नहीं। हम 34 लाख करोड़ हमने डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा दिया है। आपके राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुंचता है सिर्फ। तो आप देखिए अपनी माता बहनों को, आदिवासियों को, किसानों को किस तरह से हमने योजना देकर और उनको सीधा किसी तरह का उसमें कुछ ये नहीं कि वहां पैसे खा गए, भ्रष्टाचार कर लिया। एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं है। भ्रष्टाचारियों को हमने जेल पहुंचाने का काम किया है। तो ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है। ठीक है विजय जी, राजलक्ष्मी जी अब आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे अमित शाह ने जो दावा एक मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी मजाक उड़ाते हैं, गरीबी जो है वो गरीबी तो माइंड सेट है। उड़ीसा में बयान दिया था उन्होंने, आज इनको गरीबी याद आ रही है, आज वो एक झटके में खत्म भी हो रहा था। ठीक है राजलक्ष्मी जी, एक जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है 270 हम पार कर चुके हैं, अभी तक जो आपने वोटिंग का ट्रेंड देखा, जिस तरीके से रिएक्शंस आपने देखे हैं, आप भी कई जगहों पर गई हैं, आपने चीजों को देखा है, क्या लग रहा है? जी नमस्ते जी नमस्ते। और देखिए अमित शाह जी ने मेरे हिसाब से ये एक अनुमान लगाया है कि उनका जो अभी अगर आप 2019 में देखते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट था 65 से 70%। ये जो जितने भी केसेस हुए ये इसमें, और सबसे एक्चुअली कम अगर आप देखें तो उनका जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट था वो पहले फेज में था। जैसे मैंने आपको शायद आपसे इस बारे में बात भी हुई थी कि उनका जो वीकेस्ट जो अगर आप कहें तो वो पहले फेज में था, जहाँ पर 50-50% था दोनों जो इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में। तो उसमें भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से आगे ही हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सीट्स थे जहाँ पर उन्होंने बहुत प्रयास वगैरह किया था। तो उनको लग रहा था, जैसे तमिलनाडु में उनको ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर उनको थोड़ा सा और बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर आप 70% का अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो फिर उनका जो अनुमान है वो बराबर बैठता है कि जो 270। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो प्रयास जो हो रही है एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से हो या उनके अलायंस पार्टनर्स की तरफ से हो, वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। और अभी आप देखिए कि राहुल गांधी जो हो सकता है कि वो सबसे बड़े प्रत्याशी होंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे उनके इंडिया अलायंस के तरफ से। अभी आप देखिए कि जब से उनकी रायबरेली की उनकी नॉमिनेशन हुई है, उसके बाद आप एक हाथ की उंगली पे गिन के बता सकते हैं कि कितनी रैलियां उन्होंने की है और कितने पब्लिक मीटिंग की है, क्या किया है। जबकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन में 3-3, 4-4 रैली करते हैं। लेकिन राजलक्ष्मी जी, ये तो आपके हिसाब से लग रहा है कि राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन ये अलाई पार्टनर ही कहां स्वीकार कर रहे हैं? अलाई पार्टनर खुल करके नहीं बोलते हैं कि हाँ राहुल गांधी ही चेहरा होंगे। जी देखिए, या तो फिर अलायंस पार्टनर्स आगे आके कहें कि ये हमारा चेहरा नहीं है, या तो फिर कांग्रेस भी बता दे ठीक तरीके से कि ये हमारा चेहरा है। बोल दिया संजय राउत जी ने बोल दिया, चैलेंज दिया था एक पत्रकार ने जो चैलेंज दिया था कि प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी में एक डिबेट हो, तो उसमें आप बताइए कि क्या हिसाब से उन्होंने वो डिबेट स्वीकार किया था राहुल गांधी। तो और कांग्रेस भी जिस तरीके से दावा कर रही थी कि राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में एक डिबेट हो, तो उनका तो यही अनुमान है ना कि दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो दावेदार है, इसीलिए ये डिबेट होंगे उन दोनों के बीच में। तो इसको किसी ने नकारा नहीं, तो वो उसका क्या है, आप बताइए मुझे कि उसका क्या मैसेजिंग है कि वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो है अपने अपने गुट के लीडर हैं। तो उसी प्रकार से वो उसको दर्शा रहे थे। तो उसको ना कांग्रेस ने नकारा, ना कोई भी अन्य अलायंस पार्टनर ने कहा कि ये हमारे दावेदार नहीं है। तो फिर हम क्या लेकर चले, या तो फिर वो इसकी कोई स्पष्टीकरण कर दे कि ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी होने की जरूरत है सबको। वो खुल के बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बताने से हमारे चांस। ठीक है राजलक्ष्मी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं, फिर आपके पास आता हूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा की ओर रुख करें उससे पहले इस समय आपको सुनवाते हैं, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, आपको लिए चलते हैं। इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके एक वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ये काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहाँ पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहाँ तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्का उठा उठा के देख रही, चिट्ठियाँ कहाँ से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे,
और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहते। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीजें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए देखो भाई, ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बार फिर से वापस उन्होंने संविधान का जिक्र किया कि संविधान बदलने की बात जो करते हैं उन पे बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती है। बहरहाल हम चर्चा की ओर रुख करते हैं। राजलक्ष्मी जी, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी, मैं कह रही थी कि जो प्रयास दिख रहा है दोनों गुटों में, उसमें बहुत अंतर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हो या और भी अन्य जो स्टार कैंपेनर्स हो, आप देखें कि वो कितने रैलीज कर रहे हैं और कितने, देखिए प्रधानमंत्री जी कितने इंटरव्यूज दे रहे हैं हर चैनल, लेकिन इससे किसी ने राहुल गांधी जी को तो रोका नहीं, लेकिन वो ना कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, ना उनकी रैलीज नजर आ रही हैं, या उनके अन्य और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके भी इतने कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो है उसमें बहुत अंतर नजर आ रहा है मुझे। और जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्राइक रेट की बात मैं कर रही थी, तो ये इसमें उनका ऐसा है अनुमान कि देखिए वो जो पहले जो 2019 में हुआ था उससे बहुत ज्यादा प्रयास इस बार डाला हुआ है पूरे एनडीए अलायंस ने, और भी ज्यादा अलायंस पार्टनर्स भी साथ में आए हैं, और इसलिए उनको शायद लग रहा है कि उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा इस बार। तो उस हिसाब से उन्होंने ये जो है
उनका कैलकुलेशन। तो क्या ये सिर्फ मान करके बैठ गए हैं या उस तरीके से प्रयास करने की तो जरूरत पड़ेगी ही? आपने लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये जो इंडिया अलायंस है उन्होंने लोगों को एकत्रित तो किया, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने जो प्रयास किया था इसमें नीतीश कुमार जी, उनको खुद को इस अलायंस से मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हुई, तो फिर उन्होंने वो अलायंस छोड़ दी। और देखिए अभी आज मतलब ममता बनर्जी भी कह रही है कि हम तो अलायंस के पार्टनर है नहीं, तो वो शायद ये भी देख रही होंगी कि रिजल्ट आने के बाद। ज़ेबा जी, आप लोगों ने गठबंधन बना लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस प्रयास की जरूरत जमीन पे थी वो प्रयास नहीं कर रहे आप लोग। दिखा रहे थे स्वाति मालीवाल के लिए भाजपा जो है वो पूरा दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। मैं ये बोलती कि 2-3 दिन पहले, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोले थे अडानी और अंबानी जी जो है टेम्पू भर के पैसा कांग्रेस पार्टी को ला कर दिए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को इतने हल्के में लिया जा रहा है। अडानी और अंबानी के ऊपर जांच करने के लिए ईडी और सीबीआई की जांच करवाने की कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। भाजपा ये धरना प्रदर्शन कब करेगी और कब मांग करेगी कि अडानी और अंबानी की जांच ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा की जाए? मेरा एक सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि ये जांच की मांग कब की जाएगी, अडानी और अंबानी के जांच की मांग। और हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इलेक्शन करना। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहले तो आप लोग बोलते थे इंडिया गठबंधन में आपस में कोई ये नहीं है, टूट जाए जाते जाते, इलेक्शन आते आते सब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, एक साथ लड़ नहीं सकते हैं। और अब जब एक साथ लड़ते हैं तो आप लोग, हमका सवाल हमेशा ऐसा होता है ज़ेबा जी, एक साथ को लेकर के अभी आपने राजलक्ष्मी जी को भी सुना होगा, टीएमसी आपके साथ है? राजलक्ष्मी जी की आवाज नहीं आई। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ममता बनर्जी आपके साथ हैं? हमारे साथ जो है उनका जिक्र कीजिए ना। अरे मैम, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी पार्टनर है पश्चिम बंगाल की आपकी, जो हर मीटिंग में रही। नीतीश कुमार जो इस गठबंधन की नींव रखने वाले माने जाते हैं, वो आपके साथ हैं? सोचिए ना, गठबंधन की जिसने नींव रखी वो क्यों उधर चले गए? ये चीज आप, अच्छा एक चीज बताइए ज़ेबा जी, ये आपको नहीं सोचने की जरूरत है कि जिसने नींव रखी वो परेशान होकर के चला गया? ये आप नहीं सुनिए, जो नहीं गया उनके पास वो जेल में गया ना, जो नहीं गया उनके पास वो जेल में गया। झारखंड एग्जाम में हेमंत सोरेन, केजरीवाल जी। तो अगर एक चीज आप मुझे बताएं, केजरीवाल जी के साथ आपका कितना गठबंधन है? 50-50 का? जो भी हमारा गठबंधन है हम तो यही सवाल तो थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आते ही गठबंधन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल होंगी, और वो हुआ। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ अभिषेक जी, अब तो ये बातें बहुत आगे निकल गई। और अब बात यहाँ पर है कि जनता भाजपा के जुमलों में फंस रही है या नहीं फंस रही है, या इंडिया गठबंधन से खुश है, इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रही है। तो पूरे देश को ये 4 चरण के चुनाव में मैं भी सभी पर हूँ, और देख कर ये प्रतीत हो रहा है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है और भाजपा के जो खोखले वादे, झूठे वादों से उब चुकी है। ठीक है, और विजय जी, आपके खोखले और झूठे वादे और जुमले से जनता उब चुकी है अब, और ये इंडिया 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है अभिषेक जी। ठीक है विजय जी, आप तो दावा कर रहे हैं 270 का 4 चरणों में 4 जून को सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की। आपने अभी खड़गे जी को सुना होगा, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं लगता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनकी भाषा आपने देखी थी किस तरह से थी। ज़ेबा जी बीच में अब रिप्लाई सुन लीजिए, उसके बाद फिर आता हूँ आपके पास, आपने देखा उन्होंने किस तरह से बातें की हैं, को उनको निकाल देना चाहिए था, उनको ये कर देना चाहिए। अब मैं ज़ेबा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, नीतीश जी के खिलाफ कौन सी जांच है जो हमारे साथ आए?
आप मुझे बताइए ओपी राजभर जी के खिलाफ कौन सी जांच है जो हमारे साथ आए? आप मुझे बताइए जयंत ये अपना जो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं उनके खिलाफ कौन सी जांच है जो हमारे साथ आए? तो आप झूठी बातें क्यों करते? आपकी ममता दीदी जो कहती है कि आप 40 सीटों पर पहुंच जाएंगे, आपकी महबूबा मुफ्ती जो है वो आपके साथ नहीं लड़ती है, ममता दीदी आपके साथ नहीं लड़ती है, आपके कम्युनिस्ट जो है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है केरल के वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही है। तो आप पंजाब में जाके देखिए केजरीवाल जी और आप कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को गालियां निकालने और गाली देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो आप कुछ बातें तो ऑथेंटिक कीजिए जिससे आप पूरा देश सुन रहा है कि इस तरह की जिसके अंदर किसी तरह के तथ्य हों। तथ्यहीन बात करने का क्या फायदा है? अब आपको मैं गिनवा देता हूं किस तरह की हमने कल्याणकारी योजनाएं की हैं। आप कहते हो कि रोजगार की बात, रोजगार में आ जाइए आप, बेरोजगारी में आप आ जाइए, बेरोजगारी हमारे टाइम में कम हुई है आंकड़े में, महंगाई पे आ जाइए आप, कल्याणकारी योजनाओं में आ जाइए आप विकास कार्य में आ जाइए, आप आओ तो सही, आप बात तो करो। अभी आइडिया ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने परसों अपनी बातें रखी ना, कहो तो मैं भी कह दूंगा, फिर आप कहोगे कि आप टीवी चैनल पर है। अगर आपने रोजगार दिया है तो अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, आप आंकड़े लाइए। विजय जी ने ये सब चीज सही। जयबाजी सुनिए, आप कहते हो अंबानी अडानी जी की सुप्रीम कोर्ट के, एक मिनट जयबाजी, अच्छी बात नहीं, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। आपको पिन पॉइंट पे सबने चुप सुना था, तो आप बीच में मत बोलिए, अच्छे उसकी निशानी नहीं है। आप कई बार मेरे साथ डिबेट में आए हो, आप अच्छे प्रवक्ता हो, ठीक है, आपकी मजबूरी है कांग्रेस को डिफेंड करना, मैं समझता हूं। लेकिन सुनिए, देखिए अडानी अंबानी का आपने नाम लिया, अडानी जी आपके स्टेटों में जहां जहां सरकार बनती है 12,000 करोड़ 20,000 करोड़ स्पेंड करते हैं वहां योजनाओं में। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जांच होती है सेबी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, कुछ नहीं मिलता। तो आप कोई बातें, आपके पास तथ्य, जाइए कोर्ट में, जाइए थाने में, रोका किसने आपको? कोई तथ्य तो हो, कोई जांच का कोई किसी। अब मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं निराधार, तो क्या मतलब जांच एजेंसी किसी भी अरे गहरे किसी को ऐसी झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ? वही केजरीवाल जी वाली बात है कि जैसे वो यहाँ आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। किस तरह से हम सड़कें बना रहे हैं, आपको दिखती नहीं है क्या? किस तरह से बॉम्बे बड़ौदा वाला आपका हमारा अब रहा है। अब ज़ेबा जी, अब मुझे रविंद्र जी के पास जाना है, काफी देर से वो भी चुप हैं। मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किस मुद्दे पर अडानी जी का जांच कीजिए, अंबानी जी का। मैं तो अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही बातों पर बोल रही हूँ कि मोदी जी ने बोला कि टेम्पू भर के काला धन पहुंचा रहे हैं, तो अडानी जी अंबानी जी की जांच कराइए। मैं किसी और बात के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं तो रविंद्र जी मोदी के बातों पर आप तथ्य तो बताइए, आप बताओ किस बिंदु पर जांच कराएं? बिंदु जांच का बिंदु तो हो कि आपने कह दिया, मतलब खाता ना वही जो जेबाजी कहे वही सही। जेबाजी आएंगे टीवी पे बोलेंगे अडानी अंबानी जांच कराओ, कल को आप चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए बोलेंगे, कल आपको बोलेंगे किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो आप क्या करते हो? देश को तबाह करना चाहते हो? आप आरोप बताइए, आप कोई पेपर लाइए, जांच होगी। ये देश में लोकतंत्र आपकी तरह ये थोड़ी इंदिरा गांधी के टाइम में किस तरह से लोगों को जेल में ठूस दिया गया झूठे केसों में। तो आप जांच कीजिए। टेम्पू भर के काला धन आया है अडानी जी अंबानी जी के पास से कांग्रेस पार्टी को। अरे आप गलत बात मत करो, उन्होंने बोला है कि आप अडानी अंबानी पे जो आरोप लगाते थे, अब आप बताइए आपके पास कितना माल पहुंच गया जो आप आरोप लगाने। ठीक है, अब रविंद्र जी के पास जा रहा हूं, रुक जाइए। अब ठीक है विजय जी और ज़ेबा जी, दरअसल वो बयान इस तरीके का था कि टेम्पू भर भर के पैसे गए हैं, लगता है दाल में कुछ काला है, काला धन गया है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, बयान ये था एग्जैक्टली। ठीक है रविंद्र जी, कहां से आएंगे? क्या वो बिजनेसमैन है, पैसे होते हैं, क्यों चंदा हर पार्टी को देते हैं, नेता पार्टियों को चंदा आते ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है रविंद्र जी, मैं टीवी में आपको चुनौती देता हूं, आपने अंबानी से पैसा लिया है, अब पहले रुकिए तो सही, चंदा लिया है। अरे वो तो आईटी विभाग वो क्लियर कर देगा। अभिषेक जी अडानी जी अंबानी जी जे तो वो बिजनेसमैन है, और कोई लीडर के घर से निकले तो वो काला धन हो जाता है। अरे तो उसके आईटीआर के सारे डिटेल्स दे दीजिए, विभाग छोड़ देगा, क्या उसमें दिक्कत है? सारे डिटेल्स दे दीजिए आईटी को, क्या दिक्कत है? वो छापे ईडी तब आईटी को डिटेल्स देने तक वेट तो करना चाहिए ना।
चैनल्स पर ये तो नहीं आना अरे चाहिए। जयबाजी एक तथ्य तो बताइए, जब आपकी पार्टी ने कोई सबूत ठीक है मैम, डिटेल्स दे दिए जाएंगे, इनकम टैक्स को डिटेल्स दे दिए जाएंगे ईडी को, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब रविंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहेंगे कि लग रहा है कि गठबंधन में जो इंडिया अलायंस बना, जो शुरुआत हुई थी, अगर उसी मजबूती से आगे बढ़ते तो शायद आपके लिए और ज्यादा बेहतर होता, कुछ कमी रही? अभिषेक जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा। आपने इंडिया गठबंधन बोला, जीव में पैरालिसिस हो गया है गठबंधन का, सबके जीव में पैरालिसिस हो गया है। अब जब आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन के साथ में ही एक एनडीए का गठबंधन भी है। पूरे चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन की बात ही नहीं आती है। एनडीए गठबंधन तो छोड़ दीजिए साहब, हर प्रदेश के हर जिलों में एक होर्डिंग लगी हुई है। उस होर्डिंग में एक महामौना का फोटो लगा है, ना तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ना तो प्रदेश अध्यक्ष का, ना मुख्यमंत्रियों का लगा हुआ है। यह चुनाव इंडिया गठबंधन वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है। अब आते हैं 400 पार, फिर कहते हैं 370 पार। 370 पार वालों का जरा हालत सुन लीजिए। 370 पार इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में एक धारा हटा दिया। जम्मू कश्मीर में साहब प्रत्याशी नहीं मिले इनको, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये। फिर एक उसको 2 भागों में बांट दिया लद्दाख में, तो इनका सबसे योग्य सांसद लद्दाख का था, उसका टिकट काट दिया इन्होंने। ये बताते हैं 370 पार करेंगे वहां पे। इससे पहले अभी 5-6 महीना पहले करगिल पर्वतीय परिषद का चुनाव हुआ, 26 सीटें दी। इतना शर्मनाक हार तो भारतीय जनसंघ भी नहीं पाई हुई है। 26 में से 2 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। यही भय है कि ये 370 पार वाली भाग खड़ी हुई 370 से। दूसरा सुन लीजिए, जीत का आंकड़ा नरेंद्र मोदी महामानव, भारत का सारा पैसा उनके प्रचार में। स्थिति जरा देख लीजिए, 28 पूर्ण राज्य हैं, केवल 9 राज्य में उनकी सरकार है। अभिषेक जी जवाब लेना मेरा इसमें। 9 बहुमत में, 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। पिछले 15 चुनाव में 11 चुनाव हारे हैं, जिसमें से 2 लेटेस्ट चुनाव हारे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार, हारने वाला इनका मंत्री। लद्दाख पर्वतीय परिषद का मैंने बता दिया है। तो ये इनकी उपस्थिति है, ये हार चुके हैं। रुझान के बारे में मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूँ। ठीक है। और किसी भी प्रकार के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं ये। इन्होंने एक जगह आ गया कि भाई हमने मुद्दे किए और हमने ये काम किया, हमने वो काम किया करके। तो मैं 14-15 की मोदी की गारंटी से कुछ बातें बता दूं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी नहीं मिली, 15 लाख रुपए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी मिल जाए। काला धन वापस आएगा, काला धन 4 गुना बढ़ गया। फिर रुपए का मूल्य बढ़ेगा, रुपए का उन्मूलन होकर 84 रुपए हो गया। किसान की आय दुगनी होगी। जल्दी से विजय जी इसका रिप्लाई कर लीजिए, जल्दी से। अगले 5 साल बाद गंगा मैया की सफाई होगी, नहीं हुई। ठीक है रविंद्र जी, इसका रिप्लाई जल्दी से, इसका जवाब ले रहा हूँ। जी, जहां तक इन्होंने कश्मीर की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूँ, कश्मीर में हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। हमने यूपी में, पश्चिम यूपी में आपने देखा होगा, जयंत चौधरी जी हार गए थे पिछले इलेक्शन में, हमने जीती हुई सीटें उनको दे दी है 2। तो आप गठबंधन बता दीजिए भाई साहब, आप कश्मीर का गठबंधन बता दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका इंडिया गठबंधन छोड़ के आए पूछ रहा हूँ, कैसी बात क्या है? कश्मीर में कौन सा गठबंधन है आपका? तो आपका रनिंग कमेंट्री चलेगा क्या? आपकी टर्न आएगी, पूछ लेना, जो मर्जी पूछना। अरे कश्मीर का गठबंधन बता दीजिए, मैं चुप मार के बैठ जाऊंगा। नहीं, किसका गठबंधन बताइए? कश्मीर में आपका किससे गठबंधन है? कश्मीर में हमारा वहाँ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है। हम 3 सीटों पे वहाँ लड़ रहे हैं जम्मू में। आपने जम्मू कश्मीर भी गलत बोला है। आप बताइए ना, एक छोटी पार्टी का नाम बताइए। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं महाराज? आप सुनिए, ठीक है। अब देखिए, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट मैं राजलक्ष्मी जी से ले रहा हूँ। विजय जी और रविंद्र जी रुक जाइए। राजलक्ष्मी जी, ठीक है सर। 40% वहाँ वोटिंग हुई नहीं हुई? ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया जितनी मजबूती से होना चाहिए था? जी, उनके पास एक्चुअली चांसेस तो बहुत थे। ऐसे देखा जाए तो देखिए, वो अगर उन्होंने जो पहले जो सोचा था कि हर एक जगह से वो एक ऐसा कैंडिडेट, मतलब सभी दलों से एक कोई कैंडिडेट, एक सीट पे ऑपोजिशन का एक कैंडिडेट, नीतीश कुमार की ये सोच थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जो नीतीश कुमार जी ने जो कहा था वो बिल्कुल बराबर कहा था। लेकिन देखिए, हर जगह पे उनकी जो आपस की जो क्लेश है, उसमें भी वो लोग पीछे रह गए।
जो अभी राहुल गांधी की अगर आप सुनेंगे उनकी बातें, तो सबसे ज्यादा बात वो करते हैं कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट जैसी बातें करते हैं और वो जो कम्युनिस्ट पार्टीज जो है, लेफ्ट जो है, उनको ही सबसे बड़ा टक्कर उन्होंने दे दिया जाकर केरला में। तो वो लेफ्टिस्ट वो जो पार्टीज थे वहां पे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप देखिए, आप उधर आप जहाँ आपका गढ़ था, आप वहीं पे जाके लड़िए, आप यहाँ पर मत आइए। तो लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, सबसे बड़ी टक्कर उन्होंने आपस में कर दी वहां पर, आम आदमी पार्टी के साथ। तो चलिए, अभी फिलहाल तो अमित शाह ने 270 का दावा किया है, 4 जून को हकीकत सामने आएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।